पापा के हाथ का लिखा हुआ लेटर और उनके सिग्नेचर। बिलासपुर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट देखने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि दीप सिंह ने आज तक पैसों का गलत इस्तेमाल किया है और सबको सच्चाई से दूर रखा है। बिलासपुर प्रोजेक्ट में की गई दीप सिंह के घोटाले की रिपोर्ट, तारीख 26 फरवरी 2010। 26 फरवरी 2010, यानी कि पापा सा ने ये रिपोर्ट होली से 2 दिन पहले बनाई थी। क्या 10.5 करोड़? इसका मतलब दीप भाई साहब ने इस प्रोजेक्ट में 10.5 करोड़ का घपला किया। ताया साहब ने तो ये बिलासपुर का प्रोजेक्ट पापा साहब के जन्मदिन पर उन्हें तोहफे में दिया था ना। आज मैं सारे परिवार के सामने थारे को बिलासपुर वाली फैक्ट्री तोहफे में देता हूं। दीप भाई साहब के घपले की ये रिपोर्ट पापा साहब ने होली के 2 दिन पहले तैयार कर ली थी, तो फिर उन्होंने ताया साहब को क्यों नहीं सौंपी? क्योंकि होली वाले दिन ही तो पापा साहब। माफ करना ठाकुर साहब, मीक सिंह जी नहीं रहे। कुंवर दीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। मैं आज सबके सामने अपने मासा के सर पर हाथ रख के कहूं, मैंने ट्रक ड्राइवर से फोन पे बात की थी और इस रुक्मी ने हमारे बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने तो सिर्फ उतना कहा था कि अगर उसने कंसाइनमेंट वक्त पे नहीं पहुंचाया तो काका सर से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। कुंवर दीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। ये फाइल पापा साहब ताया साहब को ना सौंपते, इसलिए दीप भाई साहब ने मेरे पापा साहब को मरवा दिया। दीप भाई साहब इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हैं? आप घर जाते ही वो फाइल जरूर देखना ठाकुर साहब। आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपके पिता की मौत के पीछे दीप सिंह को हाथ। यही सच्चाई है ठाकुर साहब, दीप सिंह ने आपके पिता को मरवाया है। ये क्या कर दिया मैंने? रुक्मी की बात पर यकीन करना तो दूर, मैंने उसे सुनना भी नहीं चाहा। इसका मतलब रुक्मी ने आज तक जो भी कुछ कहा है वो सब सच था। हमारा परिवार ना टूट जाए, सिर्फ इस डर से उसने अपनी जुबान सिल ली थी। वो सब कुछ, मेरे सारे ताने चुपचाप सहती रही, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। अब मैं उसका साथ दूंगा। मैं रुक्मी को उसका हक दिलवाऊंगा, उसे इस हवेली में वापस लेकर आऊंगा और दीप भाई साहब को उनके किए की सजा दिलवाऊंगा। और जो उन्होंने रुक्मी के चरित्र पर दाग लगाया है, उसे भी अब मैं मिटाऊंगा। भूल जाओ रुक्मी, दीप ने तुम्हें झूठ के दलदल में इस तरह फंसा दिया है कि रणवीर को तुम्हारे शरीर पर कीचड़ ही दिखाई देगा, ना कि कुर्बानी। जब रणवीर तुम्हारी बात सुनना ही नहीं चाहता था तो तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था। क्या हुआ उसके पीछे जाकर? तुम्हारे चरित्र पर और दाग लगाकर चला गया। मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा कि अब रसाल को भी इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें और तकलीफ होगी जब रसाल तुम्हारी इस बात को सच मानकर अपने परिवार वालों के साथ लड़ेगी, और जब खुद रणवीर उसका यकीन नहीं करेगा तो तुम्हारी वजह से रसाल
हमारा शादीशुदा जीवन और हमारे होने वाले बच्चे को भी कुर्बान करने पर तुली हुई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ठाकुर साणे आपके साथ अन्याय क्यों है और उन्हें ही आपके साथ इंसाफ भी करना होवे। आपको इस हवेली में जगह मिलनी ही चाहिए और ठाकुर साणे आपको ये जगह देनी ही होवेगी जी। रुक्मी, क्या तुम चाहती हो कि इस सच का आईना दिखाने के चक्कर में तुम्हारी बहन की इज्जत मिट्टी में मिल जाए? ना आशु, मैं ऐसा कभी ना चाहूं। बस अपने मन पर यह बोझ लेकर ना जीना चाहती थी मैं। जो सच्चाई हमारे को मालूम है वो किसी ना किसी तरह ठाकुर सा को मालूम हो जावे, बस यही चाहती थी। मैंने उन्हें बता दिया, महाराज जी हल्का हो गया। अब वो हमारी बात माने ना माने ये उनकी मर्जी। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी रुक्मी? वो हमारे सासरे की निजी बात है, मैं थारे को ना बता सकूं आशु। ठीक है, मैं जोर भी नहीं दूंगा कि तुम मुझे वो बात बताओ, लेकिन मैं अब रसाल को फोन करके बुलाता हूं ताकि वो भी खुश हो जाए तुम्हें यहां देखकर कि तुम सही सलामत हो। ना आशु, रसाल को पठे ना बुला। अब मैं रसाल और ठाकुर सा के बीच ना आना चाहूं। रसाल अठे आवेगी तो तुम्हारे को हवेली ले जाकर दीप सिंह की पोल खोलने वास्ते बोलेगी। फिर क्या होवेगा? कौन मानेगा हमारी बात को? कोई ना। अब मैं अपने बहन के संसार से दूर रहना चाहूंगा आशु। तो बस हमारे पर एक उपकार और कर दे। हमारी बहन को हमारे बारे में बता दे कि मैं खुश हूं, पर अभी ना, बाहर जाने के बाद बताना। रुक्मी, तुम कहां जा रही हो? सबसे दूर, माँ बापू से दूर, हवेली और रसाल से दूर, और थारे से भी दूर। और तुमने ये कैसे सोच भी लिया कि मैं तुम्हें अपने से दूर जाने भी दूंगा? पिछली बार की तरह मैं थारे को बताए बगैर ना जाना चाहती थी आशु। इस वास्ते थारे को बता दिया। अब तुम्हारे को रोकने की कोशिश मत कर कि तू अपने बचपन के दोस्त की खुशी ना चाहे आशु। अगर मुझे तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं होती तो आज तक मैं तुम्हारी हर बात मानकर तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम कहीं नहीं जाओगी। मतलब तू ना चाहे है कि मैं खुश रहूं? देख आशु, मैं अठे रहूंगी तो जीने की बजाय पल पल मरती रहूंगी। हमारी थारे से विनती है आशु, हमारे को कुछ पल अपने तरीके से जीने दे। मैं अपने इस नए जीवन की शुरुआत सारे बंधनों से मुक्त होकर करना चाहूंगी, जहां सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं, और कोई ना हो हमारे साथ। हमारे को जाने दे आशु। मैं थारे से हाथ जोड़कर विनती करूं, जाने दे हमारे को इस घटना से दूर। जाने दे हमारे को आशु कि तू भी औरों की तरह हमारी विनती ना मानेगा। अगर दूर जाकर तुम खुशियां पाने की उम्मीद रखती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर तुम्हें फिर भी खुशियां ना मिले, तुम्हारे लिए
मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम खुश रहो और उम्मीद भी लगाए रखूंगा कि एक दिन तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक दो। इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने एक बात कबूल करना चाहता हूं। रुक्मिणी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। और हमेशा करता रहूंगा। तुम्हारे लिए मेरी इन फीलिंग्स को तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी बहन रसाल से क्या कहूं। कह देना कि उसकी बहन का उसके वास्ते आखिरी संदेश है कि मैं दीप के चंगुल से सही सलामत निकल आई हूं और हमेशा वास्ते खुश रहने जा रही हूं, सबसे दूर। हमारे को खोजने के बजाय अपनी गृहस्थी पर ध्यान देवे वो। बस यही मेरा संदेश है रसाल के वास्ते। और तू भी हमेशा मुस्कुराती रहना। उतरा हुआ चेहरा थारे पर बिल्कुल अच्छा न लगे। केसरिया बालम आओ हमारे देश, केसरिया बालम आओ हमारे देश। मन का आंगन सूना सूना, देश भयो परदेश। केसरिया बालम आओ हमारे देश। निस दिन तेरी याद सताए, निस दिन तेरी याद सताए। कब आओगे कौन बताए, कब आओगे कौन बताए। पास हो दिल के फिर भी दूरी, भेजो दो संदेश। केसरिया बालम आओ हमारे देश, केसरिया बालम आओ हमारे देश। पूछ रही पथराए आंखें, क्यों नहीं दीनी तन को पाके। पूछ रही पथराए आंखें, क्यों नहीं दीनी तन को पाके। तुम बिन सुनी मांग सुहागन, काहे लगावो ठेस। केसरिया बालम आवो हमारे देश, केसरिया बालम आवो हमारे देश।
पल छिन जैसे बरसी गुजारे, पल छिन जैसे बरसी गुजारे, हर पल आँखियाँ राह निहारे, मन में मेरे ऐसी आवे दारू जोगन बेस, केसरिया बालम आवो हमारे देश, केसरिया बालम आवो हमारे देश। किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवरे में किस विधि छोड़ा, मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम आवो हमारे देश, हमारे केसरिया बालम आवो हमारे देश, केसरिया बालम आवो हमारे देश। ठाकुर साहब को देखे हुए तूने? कट है ना ठकुराइन साहब, वो तो जल्दी जल्दी बाहर चले गए। हमारे वास्ते कुछ बोल कर गए ना ठकुराइन साहब? लागे है कोई काम अधूरो छोड़ाए हैं ऑफिस में, वही पूरा करने गए होंगे। रुक्मी, रुक्मी, यश, यश रुक्मी कहाँ है? क्या और भी कुछ ताने देने बाकी हैं जो तुम फिर से चले आए हो? यश, मेरा इस वक्त रुक्मी से बात करना बहुत जरूरी है। तुम प्लीज उसे बुलाओ। रुक्मी, रुक्मी! क्यों बुला रहे हो उसे? अब तुम्हारी आवाज रुक्मी तक नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि वो जा चुकी है बहुत दूर, हमेशा के लिए, ताकि तुम खुश रहो। नहीं यश, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दीप सिंह, दीप सिंह! हाँ बोल छोटा। दीप सिंह आस्तीन के साथ। क्या बोल रहा है छोटे? तारी तबीयत तो ठीक है? चुप रहो दीप सिंह, मेरी आंखों से तुम्हारे झूठ का पर्दा हट चुका है, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। दीप सिंह, तुमने मेरे पापा को मरवाया है, कातिल हो तुम उनके। अब तुम देखना दीप सिंह, तुम्हारा ये असली चेहरा मैं सारे घर वालों के सामने लेकर आऊंगा, और तुम इस बात को झुठला भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे हाथ में है। अरे छोटे, थारे को हमारे खिलाफ किसी ने भड़काया, अगर उस रुक्मी ने थारे को फाइल दिया तो सब कुछ झूठ। एक मिनट दीप सिंह, मैंने तो अभी तक किसी फाइल का जिक्र भी नहीं किया, तो फिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ जो सबूत हैं वो एक फाइल है? फाइल है। तुम देखना दीप सिंह, तुम्हारा ये असली चेहरा मैं सारे घर वालों के सामने लेकर आऊंगा, और तुम इस बात को झुठला भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे हाथ में है। अरे छोटे, थारे को हमारे खिलाफ किसी ने भड़काया, अगर उस रुक्मी ने थारे को फाइल दिया तो सब कुछ झूठ। एक मिनट दीप सिंह, मैंने तो अभी तक किसी फाइल का जिक्र भी नहीं किया, तो फिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ जो सबूत हैं वो एक फाइल है? फाइल है। ये वही फाइल है ना दीप सिंह, जिसके लिए तुमने रुक्मी को किडनैप किया था? अरे भाई, थारे को कोई गलतफहमी होगी, बता तू खट्टे,
मैं तारे से मिलके खुलासा करना चाहूँ। मैं सीधा घर ही आ रहा हूँ दीप सिंह। देख छोटे, हमारी बात सुने बगैर तू घर में बखेड़ा खड़ा करेगा? एक बार मारे को सफाई देने का मौका तो दे। उसके बाद भी अगर थारे को मारे पे विश्वास ना हो तो बेशक घर वालों के सामने। देख छोटे, हमारी एक अर्जी है, ऐसा ना हो कि बाद में थारे को पछताना पड़े। बता तू कट्टे, मैं थारे से आके मिलूंगा। उस रसाल ने सफेद झूठ बोलती हो कि हमारा मोबाइल खो गया हुआ है, और उस कमल ने मान भी ली। अरे छोरे, मैं थारे को एक बात बताना तो भूल ही गई। रसाल थारे पीछे ही गई थी। मासा, रसाल की बात छोड़ो, हमारी बात सुनो। क्या हो गया दीप? थारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? रुक्मिणी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप दोनों के लिए ले आओ। काकी साहब, हमारे को ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है, मैं चालू। जीजी आपने वास्ते तो ले आओ बना के एक कप। क्यों? तू क्यों चाय बना रही है? तारी बींदनी की तबीयत खराब हो गई है क्या? ना जीजी, पर आप ऐसो काहे बोल रही हैं? और ना तो के बोलो, थारी बींदनी वास्ते झूठ बोलकर थारे को मनाना बहुत आसान बात है। उसने कहा कि वो बेहोश हो गई थी, तूने मान लिया। उसने कहा हमारा मोबाइल फोन खो गया है, तूने मान लिया। पर मैंने अपनी आंखों से उसे मोबाइल फोन अपने कमरे में लेके जाते हुए देखा है। यो आप क्या कह रही हैं जीजी? अब तुम्हारी बात पे क्यों विश्वास करेगी, जबकि सच्चाई ये है कि उसने अंदर आने से पहले मोबाइल फोन को बाहर छुपा दिया था, और अभी अभी मोबाइल फोन लेके अपने कमरे में गई है। आशु, ये तू क्या बोल रहे हो? अरे जीजी, मारे से मिले बिना कैसे कहीं जा सके? और तूने उनको जाने कैसे दिया आशु? तुम्हें क्या लगता है मैंने रुक्मी को रोकने की कोशिश नहीं की थी, मगर जिस तरह उसका अपमान किया गया उसके बाद तो कोई भी स्वाभिमानी इंसान क्यों रुकने लगा? आशु, जीजी के जरिए यही तो मैं घर वालों ने बताना चाहती थी कि दीप सिंह ने जो किया उसे तो भुलाया नहीं जा सकता, मगर रणवीर ने जिस तरह उसे खरी खोटी सुनाकर रुक्मी का अपमान किया। क्या बोल रहा है तू? झूठ क्यों बोलूंगा मैं तुमसे रसाल? रुक्मी तुमसे मिलकर दीप सिंह के बारे में सारी सच्चाई बताना चाहती थी, मगर रणवीर अचानक पहुंचकर उसे जो कहकर गया, उसके बाद तुम्हारी जीजी ने तुम दोनों की सबकी जिंदगी से दूर जाने का फैसला लिया, और वो चली गई, और जाते जाते तुम्हारे लिए ये मैसेज दे गई है कि वो तुम्हारी और रणवीर की जिंदगी में कभी वापस नहीं लौटेगी। और रसाल, तुम भी उसे ढूंढने के लिए परेशान मत होना। ये कहकर गई है रुक्मी कि अगर तुमने मुझसे पूछा तो मैं तुम्हें ये बता दूं। रसाल, अब मैं फोन रखता हूं। आशु, रुको आशु, के कहो है ठाकुर साड़े मारी जीजी से? आशु, बताओ मारे को। रसाल, बेहतर होगा कि तुम खुद ही रणवीर से पूछ लो कि उसने रुक्मी से क्या कहा और रुक्मी क्यों चली गई। मारे को लाग्यो कि ठाकुर साहब किसी काम वास्ते ऑफिस गए, पर वो तो आशु के घर गए थे चीची को बातें सुनाने वास्ते। अब मारे को ठाकुर साड़े पता नहीं होगा कि रुक्मी जीजी के चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश दीप भाई सा करते आए। कुंवर दीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। चल यहां से। चलो,
ये लो पैसे, तो ये लो, अगर और पैसे चाहिए हो तो मांग लेना, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जाओ। जी में तो आता है कि जान से मार दूं तुम्हें। भारी भोग पे पलना बच्चा पाप ना था ठाकुर साहब, आपका खून था। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती हो। मैं कभी किसी औरत के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता। उस दिन से लेकर आज तक मैं आपके गुनाहों की सजा हर कदम पर भुगतती आई हूं, सिर्फ इस वास्ते कि कहीं हमारी बहन रसाल को ये बात पता ना चल जाए, वो ये ना समझ ले कि उसकी बड़ी बहन ने उसके साथ धोखा किया। सारे इल्जाम अपने ऊपर लेती आई, कोड़े खाए मैंने, चरित्रहीन कहा गया भारत को, अपने बचपन के दोस्त आशु के माथे पर भी दाग लगाती, सब खुद सहती आई मैं आज तक, सिर्फ इस वास्ते कि मैं अपने बच्चे के सहारे जीऊंगी। मगर आपने उसे भी मारकर भारी बच्ची कुछ खुशी भी छीन ली भारी से। मैं जानू हूं ठाकुर साहब कि आप हमारे से घनी नफरत करो, पर मैंने सिर्फ प्रेम किया है आपके परिवार से, अपनी रसाल से, आपसे ठाकुर साहब। और प्रेम करने वाला मिट जाए, पर अपने प्रेम पर कोई आँच ना आने दे। आज के बाद मैं आपके और रसाल के बीच आना तो दूर, कभी आपको अपनी शक्ल भी ना दिखाऊंगी। आपके पिता की मौत के पीछे दीप सिंह को हाथ। अरे बंद करो अपनी बकवास, और कितना झूठ बोलोगी तुम? इसका मतलब रुक्मी ने आज तक जो भी कुछ कहा है वो सब सच था। हमारा परिवार ना टूट जाए, सिर्फ इस डर से उसने अपनी जुबान सिल ली थी। हाँ बोलो रसल। के कहो है अपने जीजी से, और क्यों कहो? पूरी बातें जाने बिना। रसल मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ। ठाकुर साहब जब तक आप घर आवेंगे न जाने हमारी जीजी कट्ठे चली जावेगी, जबकि जीजी को कोई दोष ना है। ठाकुर साहब हमारी जीजी की कोई गलती ना है। रसाल इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। मैं घर के पास हमारी बातें सुनने की फुर्सत इकट्ठे, मैं आपको सच्चाई भी बताऊंगी ना, तब भी आप हमारी बात का विश्वास ना करोगे। पर अब मैं आपने सच्चाई जरूर बताऊंगी। हमारी जीजी गलत ना है। जब हमारी जीजी ने अपने आप को कुछ कर ली हो तो मैं आपने कभी माफ ना करूंगी। रसाल इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मैं तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। एक बार मुझे घर आने दो, फिर बात करते हैं। हेलो ठाकुर साहब, हेलो ठाकुर साहब। बींदनी? क्यों बींदनी? अपनी जिज्जी वास्ते मारे छोरे से लड़ रही थी? अरे मारे से भी झूठ बोले हो तने कि थारा मोबाइल चोरी हो गयो। आने दे रणबीर को घर लौट के। आज तो मैं भी कहने वाली हूं कि इस हवेली में रुक्मी का नाम हमेशा वास्ते मिटना चाहिए। अरे तो ठाकुर साहब, आज तो मैं भी चुप ना रहूंगी।
क्या हो गया छोटे? पागल हो गए क्या? फोन पे अनाज शनाज बक रही हो? वापस तू उस रुक्मी के बहकाव में आ गया ना? ये क्या भाई साहब? क्या है ये? क्या है ये? पापा साने खुद अपने हाथों से आपके किए घपले की रिपोर्ट बनाई थी मरने से 2 दिन पहले। ये घपले की रिपोर्ट वो तायसों को सौंपने भी वाले थे, लेकिन घर का माहौल होली के दिन खराब ना हो जाए इसलिए रुक गए। और होली वाले दिन ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी मौत हो जाती है, और उसके बाद इस फाइल को चलाने की कोशिश की जाती है। आपको क्या लगा था आपका ये पाप इतनी आसानी से छुप जाएगा? हाँ छोटे, ये फाइल थारे को उस रुक्मी ने दिया ना? अरे उसने तो खुद घर वालों के सामने ये कबूल किया था कि उसने झूठ बोली था छोटे। तो फिर अपना झूठ छुपाने के लिए आपने रुक्मी को झूठा साबित कर दिया हम सबके सामने। उस वक्त उस बेचारी के पास फाइल नहीं होगी आपको एक्सपोज करने के लिए। देख छोटे, काका साने वो फाइल क्यों बनाई थी हमारे को कुछ खबर ना है, पर इतना जरूर जानता हूं कि उस रुक्मी ने थारे और रसाल के बीच में फूट डालने की कोशिश की। थारे को याद है ना छोटे, उस रुक्मी और यश ने दोनों ने मिलकर वो फिल्म बनाई थी। छोटे मैंने तो बंद कीजिए अपनी बकवास। यश के अकाउंट में पैसे आपने डलवाए थे और वो रेप का क्लिपिंग भी आपने खींचा था, आपने, ताकि रुक्मी को ब्लैकमेल करके ये फाइल हासिल कर सको आप। और वो बेचारी रसाल और मेरी खातिर आपके हाथ की कठपुतली बनती रही, और आपके बहकावे में आके मैंने भी उसे क्या कुछ नहीं कहा। कितना कहर बर्बाद किया उसमें मैंने सिर्फ आपकी वजह से। मैं समझ गया छोटे, ये सब उस रुक्मी का किया जा रहा है। अरे थारे से दूर रखने वास्ते मैंने उसे तहखाने में बंद रखा था, लेकिन वो बट्टे से भाग के छोटे। बुलाओ उसे हटे, अभी थारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस मासूम रुक्मी पर दोष देना बंद कीजिए भाई साहब। आपकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, फिर भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश किए जा रहे हो। आज मैं सारे घर वालों के सामने आपको एक्सपोज करूंगा। पूरे मामले की खुद मैं छानबीन करूंगा, फिर देखता हूं आप सच्चाई कैसे नहीं कबूलोगे। मैंने मरवाया तुम्हारे पिता को, मैंने अरे मैंने मरवाया थारे बापू को। मारता नहीं तो क्या करता? हमारे बापू ने हमारे से बिलासपुर वाली फैक्ट्री छीन कर थारे बापू को जन्मदिन की भेंट दे दी, और तारे बापू ने हमारे घपले को लेकर हाथ धो के पीछे पड़ गयो। मैंने मिन्नत की तो तारे बाप ने हमारे को होली के बाद तक का समय दे दियो। गट्टे से लेके आता 10.5 करोड़, गट्टे से। हाँ 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे। मैं 1 मिनट भी ज्यादा ना दूंगा थारे को पाई पाई का हिसाब देखना है। इसीलिए मैंने थारे बाप को होली वाले दिन मारने का प्लान बनाया। मैंने फैक्ट्री में आग लगा दी, और हमारे आदमी ने थारे बाप को फोन करके बताया कि फैक्ट्री में आग लग गई, और थारे बाप ने बिना किसी को बताए पट्टे पहुंच गयो।
लेकिन रास्ते में मैंने थारे बाप को ऊपर पहुंचाने वास्ते ट्रक तैयार रखियो था, जिसने थारे बाप को ऊपर पहुंचा दियो। मेघ सिंह की गाड़ी कुछ ही देर में उस रास्ते से गुजरने वाली है। हुक्म। और ये बिल्कुल एक्सीडेंट लगना चाहिए, और इस एक्सीडेंट में मेघ सिंह की जान जानी चाहिए। मरने वक्त मारे से पंगा ले लिया था। हाँ, रुक्मी ने ठीक सुनी हो तो रुक्मी ने, मैंने उस ट्रक ड्राइवर से कहा था कि मेघ सिंह जिंदा नहीं बचना चाहिए। हाँ, मैंने थारे बापू को मारा था, मैंने मारा था थारे बापू को। तुम्हारे को एक्सपोज करने चला था। मारे को अभी कर, मारे को एक्सपोज कर। थारे को पता है मैं थारे को ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मरने वाले को पता होना चाहिए कि वो मर रहा क्यों है। क्या हो गया? अरे क्या हो गया भांजे? बोले क्यों नहीं? क्या हो गया? अरे भांजे क्या हो गया है? और देख ऊपर से नीचे तक पानी पानी हो रहा हो, गीला हो गया है। अरे कटे से आ रहे हो, बोले क्यों नहीं? अरे भांजे सुन, अरे भांजे भांजे क्या हो गया भांजे? अरे सुन तो सही। अरे भांजे, अरे दरवाजा खोल भांजे, दरवाजा खोल। अरे सुन तो सही भांजे, दरवाजा खोल। ओह हो गया? भांजे ने दरवाजा नहीं खोले। दीप, दीप बेटा दरवाजा खोल। अरे छोरे दरवाजा खोल, क्या हो गया? दीप दरवाजा खोल, मारे को तारे से बात करनी है।
अरे खोल नहीं भांजे। दीप, दीप, अरे क्या हो गया है? दीप, अरे भांजे क्या हो गया? दीप, क्या हो गया? ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है थारे सर पे? तू इतना परेशान क्यों है? अरे भांजे तू पहले बहुत पी चुका है। थारी समस्या क्या है भांजे? इस बोतल में थारी समस्या को समाधान नहीं है। क्या बात है? तू इतना अचानक चला गया, हमारे को थारे से पूछने का वक्त भी ना मिला। तू कटे गया था, काहे गया था? और अगर थारे पीछे से रुक्मी आ जाती और रणवीर ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया होता तो? अरे इतना तो सोचा होता। रणवीर को पता चल गया तो? अब ठाकुर रणवीर सिंह से किसी को डरने की जरूरत ना है, ना आपरो, ना मन्ने, ना किसी और को। जाना है भांजे, थारे कहने को क्या मतलब निकल सके? जानू मैं, लेकिन आप भी जानो कि कुंवर दीप सिंह बेमतलब की बातें ना करे। आज तक रणवीर की जोर पर बहुत उछलती थी दोनों बहनें, लेकिन मैंने वो जड़ी काट दी है। आज के बाद उन दोनों बहनों की गुहार सुनने वाला इस घर में कोई ना बचियो है। मैंने रणवीर को खत्म कर डालियो है। मार डालियो अपने सबसे बड़े दुश्मन ने। किस बात की सजा दी मारे को जीजी? आप तुम्हारी आंखों में आंसू भी ना देख सको ना, तो फिर ऐसे जीवन भर को दुख देकर आप क्यों चली गई जीजी? क्यों? वापस आ जाओ जीजी, वापस आ जाओ। अब तो आप खुश हो ना? हमारी दीदी चली गई, अब वो कभी वापस ना आवेगी। ये सब आपके कारण हुआ है। आपके कारण मारी जीजी मारे को छोड़कर चली गई। मैं आपको कभी माफ ना करूंगी, कभी माफ ना करूंगी। क्यों चली गई आप जीजी? जे थारे पापा सा को पता चल गया तो के महाभारत होगी? कभी सोचा है तूने? महाभारत ही तो चल रहा था और हमेशा की तरह अर्जुन जीत रहा था और दुर्योधन हार रहा था। लेकिन इस बार मैंने अंत बदल दिया मासा। हाँ, सोचने से कुछ ना होए, करना पड़े। अरे भांजे थारे को खुद करने की क्या जरूरत थी? किसी भाड़े के टट्टू को? अरे इतनी उतावली क्या थी भांजे? अरे मामा साहब, परेशान होने की जरूरत ना है। अब जानो कि मैं अपना काम चौको करूं हमेशा। मैंने उस रणवीर को घणो पीटियो और उसके बाद उसे खाई के नीचे ढकेल दियो। मामा साहब, उसके बचने की कोई गुंजाइश ना है। अरे पुलिस वालों ने खोजबीन शुरू कर दी तो? अरे रणवीर की गाड़ी खोज ली तो क्या करेगा? अरे मामा साहब, पुलिस अगर वट्टे पहुंच भी जाएगी तो गाड़ी की हालत देखकर पंचनामे में ये लिखेगी कि लुटेरों ने रणवीर को लूटा और उसके बाद उसे पहाड़ी के नीचे धकेल दिया। आने पर किसी को शक ना होगा। और रुक्मी के बारे में सोचा है? अगर उसने अठे आके थारे नाम को डंको बजा दियो, सबको बोल दियो कि उसे अगवा तूने किया था, तब क्या करेगा? अरे मासा, रुक्मी पर कोई भरोसा ना करेगा, कोई नहीं। वैसे उस पर भरोसा कौन करेगा? पापा सा या दादी सा या आप? मासा कौन भरोसा करेगा रुक्मी की बातों पर? हाँ, वो रसाल जरूर अपनी जीजी का दुखड़ा सुनेगी, लेकिन मासा, घर में सभी लोग जाने कि
कि रसाल अपनी जीजी से अंधाधुंध प्यार करे तो सबके सामने उसे झूठा साबित करना मुश्किल ना होगा। हाँ मासा, रसाल की ताकत तोड़ना मुश्किल ना है। और रही बात उस रुक्मी की, मासा जिस फाइल के बलबूते पर मारे से लड़ने चली थी ना, मैंने उस फाइल को मिटा दिया है। अब मारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मारे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है मासा। हाँ। भांजे बहुत ही खतरनाक कदम उठाया है तुम। गड़े हुए मुर्दे कभी भी उखड़ सके हैं, डर के रहना पड़ेगा हमें खुद के खातिर। सुमेर सही कह रहा है, अपने ऊपर इतना भी भरोसा ना होना चाहिए कि आंखें बंद करके चलो और मुंह के बल गिरो। अगर किसी को जरा सी भी भनक लग गई तो ये सोच भी ना सकूं। अभी तुम दोनों अठे कमरे में बैठो, मैं नीचे जाके देखूं, संभालने की कोशिश करूं। बाबा जी की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। रजनी, रजनी तोलियो लेकर आ जल्दी। हर ऐसी हवा चले मानो कोई तूफान आने वाला हो। आप कपड़े बदल लो, मैं आपके वास्ते अदरक वाली चाय बनाऊं। हाँ? ठीक है, चाय बनवा के ला जल्दी, अदरक वाली। हाँ? रणवीर ऑफिस से घर आ गया है, बाहर मौसम ठीक ना है। अरे दीप भी आधे रास्ते से वापस आ गयो, तब से कहीं गए ही ना, अपने कमरे में सो रहा है। और सुमेर भी, उन दोनों को कोई जरूरी काम के लिए जाना था। पर दीप और सुमेर को किए जरूरी काम हुए ये हम सब जाने हैं। हर बार रणवीर का नाम लेते ही तुम दीप की बराबरी क्यों करने लगती हो उसके साथ? अगर रणवीर ना होता तुम्हारा कारोबार अकेले में कैसे संभालता ये मैं सोच भी ना सकूं। अब रणवीर को फोन करके घर बुलवा लो, बाहर बारिश बहुत हो रही है। भाई साहब, रणवीर आज कचहरी से जल्दी आ गयो थो। अठे किसी काम से गयो है। किस काम से और कठे गया है वो? यो खबर कोनी मने। अब बिंदनी ने पूछ लो, उसे तो बता कर गए होगो। बिंदनी, अरे रसाल नीचे तो आ। बेचारा रणवीर, घर तो आयो थो, पर बिंदनी से नाराज होकर वापस चलो गया। अब पता ना इतनी बारिश में बेचारा कहां भटक रहा होगा। उसके भाग्य में तो गृहस्थी का सुख ही ना है। रणवीर कठे गया है बिंदनी? मारे को ना खबर है। तन्ने पूछो तो
तन्ने तो अपनी जीजी के सामने कोई और दिखाई देवे ना है। थारी जीजी थारे बींद से भी बड़ी हो गई है, देवी है ना? जे अपनी लोक लाज सब तजकर यश के साथ मुंह काला करने चली गई, और ये है कि उसकी पूजा करते ना थकती है। भागी ना है हमारी जीजी, चली गई है अड्डे से हमेशा वास्ते। आज ठाकुर साड़े भी बाहरों कुछ तो हमारी जीजी पर उतार दी, उनकी कोई गलती ना है, फिर भी उनको अपमान किया, उन पर लाछड़ लगायो, और हमारी जीजी ने हमेशा की तरह सब चुपचाप सह ली। और ये सब थारे को कैसे पता चला? थारी जीजी ने आग लगाई है क्या? ना, हमारी जीजी ने कुछ ना कहो है हमारे से। ओ, तो थारे को ये सब उस यश ने बताया है? तूने उसे फोन किया था ना? बोल, अब चुप गई है। बेचारा रणवीर पिस गया है दोनों बहनों के बीच में, ना अठे चैन है और ना वठे सुकून। जब अपनी बीननी को ही उसकी परवाह ना हो तो धूप हो चाहे बरसात, क्या फर्क पड़े? बीन तो घर से बाहर ही रहेगा ना। बस, रणवीर ने फोन करके घर बुला लो। फोन ना लग रही है। छोटे ठाकुर साहब को फोन देना। के दोपहर के बाद ऑफिस में ना आए हुए? ठीक है, जब भी आवे तुरंत तुम्हारे को फोन करवाओ। पता नहीं कटे होगा हमारा छोरा। तू चिंता ना कर कमल, बाहर घनी बारिश हो रही है, शायद मारी गाड़ी की तरह उसकी भी गाड़ी खराब हो गई हो, और फिर बारिश में आसानी से फोन भी ना लागे। और रणवीर तो खुद अपनी गाड़ी चलावे है। कमल, धीरज रख, आ जावे को। हाँ, आ जावे को। तू चिंता मत कर कमल, मैं अभी अपने आदमी दौड़ा हूं, वो उसे ढूंढ भी लेंगे और उसकी मदद भी हो जाएगी। भोजन करने के पश्चात कृपया आप सभी लोग दालान में पधारिए। सर्वप्रथम गुरुजी भजन करेंगे, उसके उपरांत आप सभी भक्तजनों के दुख सुख बांटेंगे। भज गोविंद। जी की जय। अब आप सभी लोग गुरु जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। मुझे गोविंदम बलुआ, अब तो तेरी पत्नी ठीक है ना? कोई कष्ट नहीं है ना? नहीं गुरुजी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। वो पूरी तरह से बदल गई है गुरुजी। बलुआ, सिर्फ तुम्हारी पत्नी बदली नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदल गया, और यही बदलाव तुम्हारे पत्नी के तुम्हारे प्रति बर्ताव में दिखाई देने लगा। जी गुरु, सब आपका आशीर्वाद है गुरु। क्या खबर है? छोटे ठाकुर साहब को पतो मिली? छोटे ठाकुर साहब की गाड़ी मिली पहाड़ी के पीछे वाले स्थान। तो फिर रणवीर कटे? हुकुम, छोटे ठाकुर साहब अठे ना आए, गाड़ी पर खून के निशान मिले।
उस इलाके में तो पैसे की खातिर गाड़ियों को लूटने की कई वारदातें हुई हैं। आसपास के गांव में जाकर पूछो कि उन्होंने कुछ देखियो है। हुकुम, हमने सब तरफ घनों ढूंढियो, छोटे ठाकुर साहब उठे नहीं। वो पहाड़ी घनी खतरनाक है। छोटे ठाकुर साहब की गाड़ी की हालत और खून के धब्बे देखकर यही लाग्यो है कि शायद चोरों ने छोटे ठाकुर साहब ने लूट लियो। और फिर क्या किया हुए गाड़ों ने ठाकुर साहब को? बोलो, जवाब दो हमारे को। शायद उन चोरों ने छोटे ठाकुर साहब को मारकर पहाड़ी से नीचे। शर्म ना आ रही है तारे को ऐसी बात करते हुए? चिड़को नमक खाए हुए तो उड़ के ही जीवन के जड़ गिन रहे हो है? ठाकुर साहब को लूटने की हिम्मत कौन कर सके? फुल चुप क्यों है तू? देखा है तूने किसी को लूटते हुए ठाकुर साहब को और तो मारते हुए? हमारे रणवीर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर उसकी गाड़ी वठे मिली है तो वो भी वहीं कहीं होगा। जाओ जाकर ढूंढो उसे। तुम लोग चिंता ना करो, हमारे रणवीर को कुछ नहीं होगा। मैं उसे खोज निकालूंगा, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा मैं। कमिश्नर साहब, मैं ठाकुर भंवर सिंह बोल रहा हूं। दीप और सुमेर को उठाओ और उन्हें बोलो कि जीप लेकर जाएं और पहाड़ी की उस तरफ ढूंढें उसे। जी। तू चिंता न कर कमल, कुछ नहीं होगा हमारे रणवीर को। हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई है, 10 मिनट में सारी पुलिस की फौज उसे ढूंढने में लग जाएगी। हमारी मंत्री साहब से बात करवाओ। चिंता मत करो माई, हो सकता है तुम्हारे पुत्र के विवाह का अनुकूल समय नहीं आया, परंतु निराश मत होना। उनके घर देर है, अंधेर नहीं है माई। भज गोविंद, भज गोविंद। जाओ बहन, तुम भी जाकर आशीर्वाद ले लो। जाओ। बेटी, ये भगवान श्री कृष्ण का पवित्र स्थान है, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अपना नाम बताओ बेटी, कहाँ से आई हो? देखो, तुम्हारी जो भी समस्या है कान्हा उसे जरूर सुलझाएंगे। बताओ बेटी, चिंता मत करो, अपना परिचय दो। हमारा नाम रुक्मी है और ये चेहरा हमारी पहचान।
हे भगवान, ऐसा रूप और उस पर ये बदसूरत दाग। भगवान भी कभी कभी किसी के साथ बहुत अन्याय करते हैं। माई, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कृपया आप सब लोग बैठ जाओ। उनकी लीला तो अपरंपार है। हो सकता है इस दाग के बदले भगवान ने उसे वो दिया हो जो ये चाहती थी। आपकी बात बिल्कुल सच है गुरुजी। मने ये दाग किसी अपने की जान के बदले में मिले। पर हमारे को कानादा से कोई शिकायत ना है, किसी से भी कोई शिकायत ना है। यहां आओ बेटी, आओ। तो यहाँ कैसे आना हुआ? किसके साथ आई हो? गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर दो बहन। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ की रहने वाली हो? हमारा कोई घर ना है, मैं अकेली हूँ। इस तरह निराश मत हो बेटी। इंसान ने समाज और परिवार इसलिए बनाए हैं कि इस जगत में कोई भी अपने आप को अकेला न समझे। और फिर तुम्हारे साथ तो कृष्ण भक्ति है। तुम अपने आप को अकेली क्यों समझती हो? तुमने अभी अभी कहा कि किसी अपने की जान के बदले तुमने ये दाग अपने चेहरे पर लिया और उसे भगवान की मर्जी समझकर उसे स्वीकार भी कर लिया। यानी तुमने जिसे कभी देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया, उस दाग देने वाले को तुमने माफ कर दिया। तो फिर इस दाग की ऊपरी बदसूरती को देखकर तुम्हें चाहने वाले अपनों को तुम माफ क्यों नहीं कर रही हो? क्यों इस तरह उनसे नाता तोड़कर अपने आप को अकेली मान रही हो? हो सकता है आज वो तुम्हारी कीमत नहीं जानते, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आएगा जब वो तुम्हारे अंदर की सुंदरता जान जाएंगे। इसलिए जाओ, अपने घर वापस जाओ, अपनों के पास। हो सकता है उन्हें तुम्हारी जरूरत हो। ना गुरुजी, हमारी किसी को कोई जरूरत ना है। अपने कर्तव्य से कब तक भागोगी बेटी? अपना कर्तव्य पूरा करने वास्ते ही तो मैं घर से दूर आई हूँ गुरुजी, अपनों की खुशी वास्ते। मैं अपने अतीत को घड़ों पीछे छोड़ आई हूँ गुरुजी। अब यही हमारा जीवन है। मैं वापस ना जा सकूं। मन के घाव ने तुम्हें दिशाहीन बना दिया। जब मन शांत हो जाएगा, तूफान थम जाएगा, तो मार्ग अपने आप साफ दिखाई देगा। और वो दिन जरूर आएगा। अपने आप पर विश्वास रखो, उस पर विश्वास रखो। भज गोविंदम भज गोविंद। सत्यव्रत, बेटी कुछ दिन यहीं रुकेगी, उसके रहने का प्रबंध करो। जो आज्ञा गुरुजी। भज गोविंद भज गोविंद। ये क्या मोहित, तुम संडे के दिन भी काम में उलझे हुए हो। चलो आओ ना, दोनों मिलके एक कप चाय पीते हैं। तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और तुम्हें ब्रेक भी मिल जाएगी। आओ ना। मोल, मुझे काम करने दो।
अपने ही जाल में खुद फंस गई ना। शायद मैं फंसना ही चाहती थी। आजकल तुम्हें बहुत मस्ती सूझ रही है। हाँ, लेकिन देखो तो मेरी मस्ती ने तुम्हारा मूड फ्रेश कर दिया ना। चलो एक कप चाय और कुछ स्नैक्स हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जैसा मजेदार कपल इस दुनिया में कोई नहीं है। पता है, कुछ ऐसी ही शादी है अलाइवा के बेक क्रैकर्स और चटपटे मसालों की। लो ट्राई करो। वेरी नाइस। पता है मोहित, अलाइवा का नया पैकेट अब 5 रुपए में भी मिलता है। अब हम सिर्फ 5 रुपए में अलाइवा की टेस्टी क्रैकर्स का मजा ले सकते हैं। काकी साहब चिंता मत करो, रणवीर को कुछ नहीं होगा। अरे मैं हूं ना, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मामा साहब चलो चलो वापस आप पहाड़ी की तरफ जाओ, हम घाटी की तरफ जाएंगे। पट्टे का इलाका घणो पथरीला है और हमें नदी भी पार करना पड़े, तो आप पट्टे ना जाओ तो अच्छा है। मैं और मामा साहब चले जाएंगे। ठीक है, चलो मामा साहब। मासा कटे मासा अपने कमरे में आराम करे है। ध्यान रहे ये खबर मासा के कान तक ना पहुंचे। मने पूरा विश्वास है कि रणवीर मिल जाएगा। बिंदनी, इतना रोने को नाटक क्यों कर रही? ये सब कुछ थारे और थारी जीजी की वजह से ही तो हुआ है। बेचारो रणबीर इतना परेशान था कि उसको पता भी ना चलियो कि वो गाड़ी लेके कटे जा रहा है। वरना वो घाटी कितनी खतरनाक है ये बात रणबीर अच्छी तरह से जानता था। कान खोल के सुन ले छोरी, जो हमारे रणबीर को कुछ हो गया ना तो मैं थारे को कभी भी माफ ना करूं। साहब क्यों ऐसी अशुभ बातें करो? क्यों सोचो कि ठाकुर साहब को कुछ हो जाएगा? साहब को कुछ ना होवेगा, सही सलामत आ जावेगी। ताया साढ़े कहो और मारो मर्द भी यही कहे कि ठाकुर साहब जरूर मिल जावेगे पास। मिल जाएंगे। अरे भांजे, क्या बात है? ऐसे गाड़ी खड़ी करके क्या सोच रहे हो है? किसी ने देख लिया तो? और क्या करे मामा साहब, अगर उसे ढूंढने भी जाएंगे तो हमें कट्टे मिलने वाला हो। अठे चुपचाप बैठे रहेंगे, रास्ता सुनसान, अठे ना कोई आवे ना जावे। कुछ समय अठे भी बैठे रहेंगे और फिर घर जाएंगे। और संजय ओक भी देखो मामा साहब, जिसे मैंने खुद मारा है उसे ही ढूंढने निकली है। एक बात सुन ले भांजे, जिंदगी में भी ये बात अपने आप से भी मत कर। भूल जा, जो भी हुआ है उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं मामा साहब, कैसे भूल जाऊं? मजबूरी में सही मैंने अपने छोटे भाई का खून किया है। उन्हें घना दुख हो रही हो है, पर मैं भी क्या करता? समय की मांग थी, मजबूरन मारे को करना पड़ा। तो भांजे, समय को बह जाने दे, अपने मन में पकड़ के मत रख। समझ ले, जो कुछ हुआ है वो कभी हुआ ही नहीं था, समझो? मासा, उमर, मारी छोरी, तारे भाई साहब, संभालिए अपने आप को मासा, भरोसा रखिए, भाई साहब बहुत जल्दी घर आ जाएंगे।
कुछ नहीं होगा उन्हें। जी तायसा, मैं अभी हवेली से निकल रहा हूँ। मेरी तायसा से बात हो चुकी है, मैं पहाड़ी पे जा रहा हूँ उनके साथ। मोहित, जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले मुझे फोन कर देना। ठीक है। हे कमल, पानी पी ले वरना तन्ने चक्कर आ जावेगा। जीजी, जब तक मैं खुद रणबीर ने ना देख लूं तब तक मारे गले से कुछ ना नीचे उतरोगे। कमल पानी पी ले। ऐसे जिद ना करो। और फिर ये भी तो सोचिए ना, जब भाई साहब वापस आएंगे और आपको इस हालत में देखेंगे तो कितना परेशान होंगे। मोमल, अपनी भाभी सा ने संभाल। भाभी सा, भगवान पर भरोसा रखो भाभी सा। भगवान हमारे ठाकुर सा की रक्षा जरूर करेंगे, उनको कुछ ना होगा, है ना मोमल? वो मिल जाएंगे ना। हाँ भाभी सा, भाई सा जरूर मिल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह खाली पेट नींद नहीं आती बहन, कृपया भोजन कर लीजिए। हर नारी अन्नपूर्णा का रूप होती है, इस तरह अन्न का अपमान करके आप पाप की भागी क्यों बनना चाहती? कृपया भोजन कर लीजिए। नहीं, अभी तक मोहित का फोन क्यों नहीं आया? मैंने उससे कहा था कि जैसे ही कुछ पता चले मुझे फोन करे, पर अभी तक उसने। तायसा, भाई साहब, रणबीर कटे हैं। अब रणबीर कभी इस घर में वापस ना आएगा। वो हमें हमेशा वास्ते पराया करके ये दुनिया छोड़ के चले। कमल, संभाल अपने आप को। अब
रणवीर कभी इस घर में वापस नहीं